युवराज, ओके। मैथ्स इंटरमीडिएट ओके, मतलब पीसीएम था। ठीक है, आपका उपहार सुमन आर्ट्स का सब्जेक्ट, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री और फिर मैथ्स था ऑप्शनल। फैजान कॉमर्स बैकग्राउंड, तो स्टैटिस्टिकल कुछ भी तो जानते होंगे थोड़ा बहुत। ऑनलाइन में मुझे बताइए तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका मैथमेटिक्स एज सब्जेक्ट था इंटरमीडिएट में? एंड प्लीज टर्न ऑन योर कैमरा एवरीवन। सुष्मिता सिंह, अनीशा, निकी एंड निकी, वरदानी, कैमरा ऑन करिए। जस्ट हैंड रेज करो तो जितने लोगों ने मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है इंटरमीडिएट में, या फिर जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है। मैम कॉमर्स से हूँ। कॉमर्स है, हैंड रेज करिए। बस जितने लोग हैंड रेज का ऑप्शन आता है ना उसमें सो कर देता हूँ। निकिता, ओके, यामिनी, रेवती, ओके। तो बाकी जो लोग हैं अच्छा चंद्र, आपका मैथमेटिक्स था, ऑलमोस्ट सबका ही था। चलो ठीक है, जिनका था उनके लिए अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं भी किया है वो भी ठीक है। सिलेबस है आप लोगों के पास? नहीं, ठीक है, मैं सिलेबस डिस्कस कर देती हूँ क्या आपको करना है और किस तरह का हमारा। मैम हम लोग को बेसिक से बताइए, हम लोग का नहीं था कॉमर्स में ये मैथमेटिक्स। कॉमर्स में मैथ्स नहीं था। अकाउंटेंसी में जो बेसिक होता था, लेकिन ये साइड से जो रखते हैं ना, वो मैं नहीं रखा था। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो, जो पढ़ना है आप लोगों को, अगर यूनिट वाइज उसको ब्रेक करोगे तो आपको 3 सेक्शन पढ़ना है, ठीक है? जिसमें फर्स्ट होगा, लिखते चले जाइए, लिख लीजिए, थोड़ा आपको ज्यादा आगे होगा ना, प्रॉब्लम नहीं होगी सॉल्व करने में। जस्ट नोट करो, 3 सेक्शंस पढ़ने हैं, या फिर आपको 3 यूनिट्स कंसीडर कर सकते हो। और किस तरह का क्या सेक्शन शुरू करेंगे और क्या उसका मोटिव है पढ़ने का, वो भी बता देंगे। तो सेक्शन ए 1 2 3 इस तरह से डिवाइड कर लो। फर्स्ट सेक्शन में बेसिकली आप लोग को डेटा एनालिसिस करना है। सेकंड सेक्शन में कोरिलेशन है, एनालिसिस ही यही है। एंड द थर्ड इज प्रोबेबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन मान लो इसको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड, ठीक है? ये हम लोगों को पढ़ना है। देखते हैं कैसे कैसे क्या यूज है, ठीक है? पहले आप इसको नोट, एवरीवन जस्ट लोअर डाउन योर हैंड। निकिता, आपका कैमरा बंद हो गया, सबको कैमरा ऑन करके ही क्लास करेंगे। मनमोहन से अभिषेक, थ्री सेक्शंस पढ़ना है, 3 यूनिट, और सारा कुछ समझो तो मोर और लेस एक दूसरे से रिलेटेड होगा, ठीक है? सो फर्स्ट सेक्शन है, देखिए मोर और लेस अगर कॉमर्स फील्ड से है, अगर अकाउंट देखते हैं तब तो ठीक है। अगर मार्केटिंग अकाउंट्स कुछ रिलेशन समझना है, जैसे मान लीजिए आप अकाउंट ही देख रहे हो तो आपको समझना होगा, मान लीजिए बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया है इन टर्म्स ऑफ डेटा, लास्ट ईयर का कुछ डेटा है, प्रेजेंट ईयर का कुछ डेटा है, लास्ट 50 इयर्स का, 30 इयर्स का, ऐसा कुछ रिकॉर्ड है।
और आपको उसका एनालाइज करना है whether that company is going in profit or loss. So आप एनालाइज कर सकते हैं और किस तरह का हर सीजन में, मान लो सीजनल अगर एनालिसिस करना हो, इस पर्टिकुलर सीजन विंटर सीजन में कंपनी का क्या ट्रेंड चलता है, सो ये सब अगर आपको समझना है और देखना है तो बेसिकली उसका जो भी टर्म है वो आप डेटा एनालिसिस के थ्रू ही कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें डेटा एनालिसिस में अगर बहुत ज्यादा डीप में समझना है तो पहले तो देख लो डेटा हमारे पास जब भी होगा तो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स होंगे, और बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप नंबर्स के टर्म्स को, फिगर्स को बहुत ज्यादा समझने वाले लोग हैं। इन टर्म्स ऑफ नंबर आपके क्लास का मान लो पिछला जितने भी आपने जो भी एकेडमिक रिकॉर्ड रहा होगा 10th से लेकर 12th जो भी है उसके पहले कभी से ज्यादा मार्क्स आप बोर्ड पे ऐसे लिख दो ब्लैक बोर्ड। लेकिन अब तक उसको लॉग किए हैं, अब आज मंदिर सर से जाके करवाने म्यूट करिए तो अब किसकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है? नहीं होता है। I am going to mute you all. जिसको पूछना हो आईडी परमानेंट रहेगा, एनएसपी वाला क्या करेगा, वो आईडी उसमें डाल वो अनम्यूट करेंगे खुद को, हैंड रेज करना फिर अनम्यूट करूंगी तब कर सकते, तब तो नहीं किया जा सकता सब, ठीक है। देखिए तो है क्या, हमारे पास जो भी, अगर मान लीजिए पास्ट आपका जो भी एग्जाम दिए हो, जितना कुछ पढ़े हो, सबका मार्क्स आप इस बोर्ड पे लिख लो, किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और बहुत लोगों को हो सकता है नंबर्स के टर्म में कुछ भी रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो हो सकता है जिनको मैथमेटिक्स बहुत ज्यादा पसंद ना हो या जिनको समझ में ही नहीं आता हो, तो उनके लिए हो सकता है एज ए पजल हो वो पूरा नंबर, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, आपने बहुत सारा इंफॉर्मेशन दिया। और जब हम इंफॉर्मेशन की बात करते हैं तो प्रेजेंट डे में अगर बात करो, सिर्फ और सिर्फ डेटा ही इंफॉर्मेशन है जिसको हमें एनालाइज करना होता है, उसके बेसिस पे फ्यूचर फोरकास्टिंग करना होगा। सपोज अगर आपको पता है कि अगर ये पीक सीजन है, इस पर्टिकुलर सीजन में इस तरह का फेस्टिवल होता है, तो यहाँ पे किस पर्टिकुलर टाइप का सेल ज्यादा होगा या फिर कुछ भी ऐसा है, तो वो आप एनालाइज कर सकते हैं। और उस एनालिसिस के, जैसे मान लो ये जो कोविड वाले केसेस है, अब सब कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है डिजिटली, तो डिमांड ऑफ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जो है वो ज्यादा होगा। तो ये क्या है, एनालिसिस है या फिर जो ट्रेंड हम अभी देख रहे हैं उसके बेसिस पे कुछ ना कुछ जजमेंट कर रहे हैं। तो ये हमें तो ऐसे अभी दिख रहा है, बहुत ज्यादा डीप एनालिसिस की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत सारा ऐसा सिचुएशन होगा जहां आपको डीप एनालिसिस करने की जरूरत पड़ सकती है। अब यहाँ पे डीप एनालिसिस करने में बहुत सारा केस है, बहुत सारा सिचुएशन होगा और बहुत ही कॉम्प्लेक्स सिचुएशन होगा जो आप रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। तो होता क्या है, डेटा एनालिसिस का सबसे पहला जो स्टेप है वो है डेटा प्रेजेंटेशन। मान लीजिए कुछ रिकॉर्ड्स है, तो आप सीक्वेंशियली अगर उसको ऐड करें, सपोज क्लास के स्टूडेंट का मार्क्स का रिकॉर्ड है, सपोज जिसको आप क्लास इंटरवल में लिखते होंगे, मान लीजिए कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं 0 से 10 नंबर के बीच में कुछ स्टूडेंट का मार्क्स आया है, तो आप ऐसा लिखते हैं, मान लीजिए ऐसे 2 स्टूडेंट्स हैं जिनका मार्क्स 5-3 ऐसा कुछ आया हो, तो आप क्या कर रहे हो, उसको ऐसे टेबल के फॉर्म में लिख लिया। अब अगर ये लिखे कि एक बच्चे का 5 मार्क्स आया है, एक बच्चे का 6 आया है, और इस तरह से और भी रिकॉर्ड स्टिल हैंडेड हम लिखे, पता चला क्लास में 2-4 स्टूडेंट तो है नहीं, 100,000 300 स्टूडेंट्स ऐसे हो सकता है। तो अगर इस तरह का रिकॉर्ड हम उतना नंबर लिखते चले इस बोर्ड पे अलग अलग, तो पता चला पूरा बोर्ड पे कहीं स्पेस नहीं बचेगा, लेकिन उससे कुछ समझ में भी नहीं आएगा, है ना। तो आप ऐसा करो कि इस टर्म से ब्रेक कर लिया, 0 से 10 के बीच में कुछ लोगों का नंबर आया है, लाइक ऐसे। या फिर कोविड का एक एग्जांपल ले लीजिए, कोविड का ग्राफ बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रहा है, तो एक ग्राफिकली रिप्रेजेंट हम कर दिए, तो इसको जिसको मैथमेटिक्स नहीं भी समझ में आता है वो भी कह सकता है ये ग्राफ यहाँ से ऐसे इंक्रीज कर रहा है, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत ज्यादा केसेस रहे होंगे, यहाँ पे बहुत ही कम केसेस, मतलब कुछ केसेस था ही नहीं। तो ये एक नोट रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, जो कि एनालाइज करना आसान होता है। अगर इन टर्म्स में डेटा ये भी हम लिख रहे हैं, तो बहुत लोगों को हो सकता है ये भी समझ में ना आए, ठीक है, बहुत लोगों को ये भी समझ में नहीं आया आपने नंबर्स के टर्म में क्या क्या लिखा है, यहाँ पे क्लास इंटरवल लिख दिया है, 10 to 20 के बीच में कुछ मार्क्स आ रहा है, 20 to 30, ये तो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया तो आप ये समझ रहे हो, लेकिन हो सकता है 20 to 30 का मतलब क्या है, इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं, इसमें ऐसा कुछ नंबर है, ये समझ में नहीं आया, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर इसी चीज को आप ग्राफिकली इस तरह से रिप्रेजेंट करो, तो हो सकता है
बहुत लोगों को समझ में आ जाएगा। जैसे ये ग्राफिकल, जैसे बिजनेस का कुछ न्यूज है, सेंसेक्स बहुत बढ़ रहा है, घट रहा है, ग्राफिकली उस चीज को रिप्रेजेंट कर लो, समझ में आ जाएगा। लेकिन नंबर्स के टर्म में दे रहे हो तो फिगर्स को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग है। मानते हो या नहीं? फिगर्स में नंबर्स को आप एनालाइज कर रहे हो, वो ज्यादा टाइम टेकिंग है एज कंपेयर आप इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। तो बहुत सारा तरीका है आपको नोटेशन का, पिक्टोग्राम, ग्राफिकल नोटेशन, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, जिसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे वन बाय वन, बट ये सारा डेटा रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। सो पहले हमने डेटा कलेक्ट किया, पूरे क्लास साल का हर दिन का रिकॉर्ड, सेंसेक्स का क्या पोजीशन रहा है, मान लो कोई भी नंबर, कोई कंपनी का रिकॉर्ड, आज कितना सेल हुआ, कल क्या हुआ, नेट प्रॉफिट क्या है, तो हर दिन का आप ये ग्राफ बनाओ, उसको पूरे साल का एक जगह मिक्स कर दो, मर्ज करके ग्राफिकली नोटेशन दे दो, तो आपको पता चल जाएगा साल, पूरे साल में क्या हुआ, 2021 में क्या पोजीशन था, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द ईयर। तो ये आपको नोटेशन से पता चलेगा। सो ये पहले क्या है, यू हैव टू कलेक्ट द डेटा, यू हैव टू रिप्रेजेंट इट, दैट्स इट। कुछ भी इंटरप्रेट नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनालिसिस, सिर्फ और सिर्फ आपने नोटेशन दिया है, प्रेजेंटेशन दिया है, जिससे कुछ इंटरप्रेट कर पाए इंसान, बस, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये है। सो पहले डेटा कलेक्ट करना है, देन यू हैव टू रिप्रेजेंट इट, जैसे भी रिप्रेजेंट करो, ये आपकी मर्जी, आपका चॉइस, और उसका भी कुछ थ्योरी है जिसके बेसिस पे आप कर सकते हो, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इस तरह का ग्राफ, सो ये पाई चार्ट जो आप पढ़े होंगे। सो ये तरीका है डेटा के प्रेजेंटेशन का। व्हाट माय पॉइंट, क्लियर है? ये क्लियर? चलो, इस प्रेजेंटेशन के बाद कुछ होता है, हम लोगों को डेटा को समझना है, ठीक है। मान लीजिए आप में से क्लास का रिकॉर्ड पूछ दिया गया, आप कितना मार्क्स लाए हो, क्लास 1 से लेके टिल 12 तक तुम सारा मार्क्स मुझे बता दो, पता चला कुछ ही समझ में नहीं आया। या फिर आप किसी वेंडर से, सब्जी वाले से, ठीक है, किसी ठेले वाले से पूछो कि आपका इनकम क्या होता है, ठीक है। अब वो इनकम आपको पूछेगा, या फिर आप सैलरी पूछ लो, तो उसको तो सैलरी वैसे तो मिलती नहीं है, जो आपको बता दे हमको 50,000, 10,000, 8,000 ऐसा कुछ मिल रहा है, नहीं बता सकता, क्योंकि हर दिन का जो सेल है उसके बेसिस पे उसका इनकम होगा, और हर दिन का जो सेल होगा वो डिफरेंट होगा, है क्या नहीं? फिक्स सेल तो है नहीं कि आप आज 100 रुपए की सब्जी बेच रहे हो तो कल भी सब्जी 100 ही रुपए की बेचने वाले हो सकता है कल 500 रुपए की हो, परसों 2000 की हो सकता है लास्ट डे 0 की हो सकता है। तो चेंज क्या होगा, यहाँ पे वैल्यू जो होगा वो चेंज होगा। किसी दिन पर्टिकुलर शॉप का बहुत ज्यादा सेल हो, किसी दिन पर्टिकुलर शॉप का कुछ भी सेल ना हो, सो ऐसा हो सकता है। ये सिर्फ ठेले वाले के लिए नहीं है, हर शॉप के लिए है, कंपनीज के लिए भी है। किसी कंपनी का बहुत सारा शेयर हो सकता है एक दिन में सेल हो रहा हो और दूसरे दिन कोई भी शेयर ना खरीद रहा हो, ये भी हो सकता है, या फिर नेगेटिव में ही जा रहा हो, सो ऐसा हो सकता है। तो यहाँ पे एक टर्म आता है सेंट्रल टेंडेंसी, ठीक है, जिसको आप पढ़े होंगे, हम एज अ कंबाइंड सेंट्रल टेंडेंसी टर्म यूज कर रहे हैं। इसको आप मीन, मीडियन मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, इस टर्म के फॉर्म में सुने होंगे या फिर पढ़े भी होंगे। तो होता क्या है, जब आपका डिफरेंट डे में डिफरेंट सेल, इनकम, प्रॉफिट जो भी आप काउंट करें वो अलग अलग है, तो आप एज अ सिंगल उसको कैसे एस्टिमेट करोगे? तो इसका ये तरीका है, सारे सेल को ऐड कर लो। आप एक मंथ का पूछ रहे हो तो टोटल 30 डेज का हम पूरा सेल ऐड कर लेंगे, जितने भी अमाउंट का मैंने सेलिंग किया है सारा कुछ ऐड कर लो, टोटल 30 से डिवाइड कर दो, जो नंबर आएगा दैट इज द एवरेज इनकम ऑफ दैट मंथ। समझ आया? ये क्यों जरूरी है? बिकॉज रोज डिफरेंट हो रहा है, हर दिन का डिफरेंट डेटा है, तो आप एज अ सिंगल डेटा उसको कंसिडर नहीं कर सकते और उससे कुछ भी एस्टिमेट नहीं कर पाएंगे। समझ आ रहा है इस चीज को? सो नेसेसिटी क्या है, जरूरत क्या है मीन मीडियन की? आपको हर दिन वैल्यू अलग हो रहा है, जैसे सब्जी वाले के मैंने मार्केटिंग का कहा, सेंसेक्स ले लो, कुछ भी ले लो, जिसका भी वेरिएबल डिफरेंट हो, तो यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, एवरेज की बात करनी पड़ेगी। आप फिक्स इनकम की बात नहीं कर सकते, जिसकी फिक्स सैलरी है उसका फिक्स इनकम है, लेकिन जहां वेरिएबल है वहां पे क्या हो जाएगा, सारे वेरिएबल्स को ऐड करिए, एक दिन 100 रुपए का, दूसरे दिन 500, ऐड कर लो, सब डिवाइड कर दो 30 से, यू विल गॉट द एवरेज इनकम ऑफ दैट मंथ। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत है तो बताइए।
ऑनलाइन में किसी को कोई प्रॉब्लम है? एंड सबने फिर से कैमरा क्यों बंद कर लिया? आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है? कहाँ है मैंने कैमरा ऑन करूं? निकिता, सलोनी, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, हैंड रेज करो। जो मैंने कहा अगर उसमें से कुछ भी समझ में नहीं आया तो। क्लियर है? हैंड रेज करिएगा समझ में नहीं आया। ठीक, समझ में आ रहा है? सो मीडियन, एवरेज, एवरेज को एज अ कंबाइंड हम एवरेज की बात करते हैं। तो एवरेज का बहुत सारा मेजरमेंट का तरीका है। सेंट्रल टेंडेंसी जिसको बोले, सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब ये हुआ जैसे डिफरेंट डिफरेंट डेटा था हर दिन का, वो एक पर्टिकुलर सेंट्रल वैल्यू वो कहीं ना कहीं ऑब्टेन तो करेगा। मान लो 250 रुपीज पर डे का सैलरी है, पर डे का इनकम है उसका। सो ये चीज क्या हो गया, 250 इज द सेंट्रल पॉइंट जिसके इर्द गिर्द उसका कहीं ना कहीं इनकम होगा। ठीक है, सो ये वो होता है सेंट्रल टेंडेंसी, जिसका बहुत सारा मेजरमेंट है। मीन, मीडियन, मोड, ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, ये 5 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है जिसको यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू आप कहा जाए जिस सिचुएशन, जिस फील्ड की बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज होगा। जैसे देखिए मीन का मैंने अभी जैसे एग्जांपल लिया, अर्थमेटिक मीन, आप डिफरेंट डिफरेंट इनकम है सबको ऐड कर लो, सम कर दो, 30 से डिवाइड कर दो, एवरेज इनकम ऑफ अ मंथ मिल गया। अगर मान लो प्रोडक्शन करना है, ठीक है, और अगर मान लीजिए पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट, जैसे मान लीजिए अभी की बात करें, सेल ऑफ जो मिट्टी का बर्तन है वो अभी ज्यादा होगा, बाकी केसेस में क्या होगा, कम होगा। और वो सेल ज्यादा होगा कहाँ, किस पर्टिकुलर एरिया में, जहां ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होता है। जहां नहीं होता वहां क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वहां के लिए यहाँ पे इस पर्टिकुलर सीजन, इस पर्टिकुलर मंथ में उसका सेल क्या होगा, बहुत ही ज्यादा होगा। और किसी पर्टिकुलर मंथ में हो सकता है उसका सेल हो ही ना, 0 हो। सो यहाँ पे क्या होता है, मूड टर्म आ जाता है। जैसे एक चीज और एग्जांपल ले सकते हो, मान लो आप कश्मीर के लिए कोई कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना रहे हैं और कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट बिहार के लिए बना रहे हैं, दोनों का चॉइस क्या होगा, डिफरेंट होगा, क्योंकि कंडीशन डिफरेंट है, लिविंग क्राइटेरिया जो है, कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। जब लिविंग कंडीशन डिफरेंट है तो जो यूज होगा वो भी डिफरेंट होगा। तो हो सकता है किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का यहाँ जरूरत बहुत ही ज्यादा हो और वहां हो ही ना। या फिर कोई एक कॉमन टर्म ले लो, सपोज इंसान ही ले लो, बिहार का भी है, कश्मीर का भी है, राजस्थान का भी है, साउथ का भी है, सबको अगर ले लें तो अब देखो यहाँ पे किस पर्टिकुलर फिजिक्स के हिसाब से देखा जाए तो किसी पर्टिकुलर प्लेस पे किसी पर्टिकुलर साइज का ड्रेस जो है वो ज्यादा सेल होगा एज कंपेयर टू दूसरे प्लेस पे। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के लोगों का फिजिक्स क्या है, डिफरेंट है फ्रॉम बिहार। अब वहां का जो आइडियल साइज होगा शर्ट का वो बिहार से डिफरेंट होगा क्या, वहां के लोग बहुत ज्यादा लंबे चौड़े होते हैं, तो वहां का जो साइज होगा शर्ट का वो डिफरेंट होगा यहाँ के। तो अगर आप प्रोडक्ट बना रहे हो राजस्थान के लिए तो आपको एक आइडियल साइज 50, 48, 40 ऐसा कुछ कंसिडर करके चलना पड़ेगा जो कि वहां ज्यादा सेल होगा एज कंपेयर टू यहाँ। वहां भी यहाँ वाला सिचुएशन वहां भी सेल हो सकता है इस साइज का, क्योंकि वो उससे जो इतना लेट क्यों आया हो। ओके, फिर भी बहुत लेट है, नेक्स्ट टाइम से अलाउ नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, वहां के जो बहुत जिनका कम हाइट होगा, जिनका कम ये होगा फिजिक्स वाला एकदम डिफरेंट टाइप, तो वहां पे ये सेल जो होगा वो कम हो जाएगा एज कंपेयर टू बिहार। लेकिन अगर यहाँ देखें तो वो जो साइज वहां ज्यादा सेल होने वाला, यहाँ के लोग वो साइज कम यूज करेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, अगर इसको मोड के टर्म में, मोड क्या होता है, रिपीटेड नंबर, जो रिपीटेशन ऑफ द सेम साइज ऑफ क्लॉथ वहां ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यहाँ। अगर यहाँ का साइज लिए तो यहाँ का फिक्स पर्टिकुलर साइज है, 40-42 के रेंज में लोगे तो यहाँ का साइज आइडियल माना जाएगा, वहां के लिए वो आइडियल साइज नहीं होगा। तो मोड का इस्तेमाल अगर आपको प्रोडक्ट किस एरिया के लिए बना रहे हैं उस पर डिपेंड करता है, तो ये सेंट्रल टेंडेंसी आप उस केस में इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये?
तो डिफरेंट टाइप ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी का डिफरेंट यूज है और अकॉर्डिंग टू यूज वी आर गोइंग टू यूज दैट काइंड ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, अब इसके हिसाब से देखिए यहाँ पे जो टर्म है, अभी हम लोगों ने फर्स्ट स्टेप पे क्या देखा, यू हैव टू गो थ्रू फॉर डेटा इंफॉर्मेशन कलेक्शन, देन रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट डेटा, देन उससे कुछ इंटरप्रेट करना है, इंफॉर्मेशन निकालना है। सो प्रोडक्ट साइज, और ये आपको कैसे पता चला, अलग अलग वहां पे साइज का, इस पर्टिकुलर साइज का सेल वहां ज्यादा हो रहा है, तो ये डेटा से ही हमें मिला कि इस पर्टिकुलर साइज का सेल वहां ज्यादा होगा एज कंपेयर टू बिहार बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी इंफॉर्मेशन हमें डेटा से मिला है, लेकिन ये इस रिप्रेजेंटेशन से ज्यादा डीप एनालिसिस में जाना पड़ेगा हमको। ठीक है, सो इससे ज्यादा डीप एनालिसिस में जाते हैं तब हमें पता चलता है सेंट्रल टेंडेंसी वाला केस। ठीक है, इस सेंट्रल टेंडेंसी के बाद एक टर्म ये भी आता है, यू हैव टू गो फॉर वेरिएशन। जैसे मान लीजिए क्लास में, सपोज एक एग्जांपल के थ्रू मैं बता रही हूँ, क्लास में मान लीजिए आपकी क्लास का जो एवरेज मार्क्स है, ठीक है, अब तक तो है नहीं बट मान लो 70% इज द एवरेज मार्क्स ऑफ योर क्लास, तो इसका मतलब क्या ये है कि हर स्टूडेंट का मार्क्स 70% होगा, है क्या मतलब? नहीं, क्योंकि सबका मार्क्स डिफरेंट आया है, बट ऑन द एवरेज ये रिजल्ट है। तो ये हो सकता है किसी का मार्क्स 10 भी आया हो और किसी का मार्क्स 90 भी आया हो सकता है, बताइए? बिल्कुल होगा, क्योंकि एवरेज 70 है, अब तो हो सकता है इससे कम आ जाए, इतना भी आ जाए, या फिर 100 भी किसी का मार्क्स आ जाए, पॉसिबिलिटी है। इसका मतलब 70% इज द एवरेज मार्क्स का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सबका मार्क्स ही 70 आया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सो जब हम वेरिएशन की बात करते हैं, वेरिएशन क्या हो रहा है? डिफरेंस, यू आर टॉकिंग अबाउट डिफरेंस, यू आर कंपेयरिंग समथिंग, डिफरेंस और वेरिएशन, आपका ओपिनियन कुछ और है, किसी और का ओपिनियन डिफरेंट है, तो यहाँ क्या है? वेरिएशन है। सो ये वेरिएशन मेजर करने के लिए you have to use this central tendency with the marks of a individual student। ठीक है, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल, किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट का मार्क्स ले लीजिए, उसका मार्क्स और सेंट्रल टेंडेंसी में जो डिफरेंस होगा, माइनस साइन, ठीक है, ये डिफरेंस बताता है आप कितना डेविएटेड है अपने पर्टिकुलर पूरे क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन हो रहा है 70%, उससे आप कितने डेविएटेड है। Either positive deviated है, like ये difference 20% positive deviation है और यहाँ पे 60% negative deviation है ना? So यहाँ क्या बताया जा रहा है, जो पूरा क्लास सपोज अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है और आप इधर जा रहे हैं, तो ये डेविएशन बता रहा है, और ये कब आ रहा है? क्योंकि हम डेटा एनालिसिस में डेटा की बात कर रहे हैं, तो इन टर्म्स ऑफ नंबर बात कर रहे हैं, और नंबर में क्या होगा? ज्यादा कम तो होना ही, एग्जैक्टली 70% है, इसके भी चांसेस है बट कम होगा। हो सकता है कोई स्टूडेंट ऐसा हो जिसका एग्जैक्टली 70% मार्क्स आए, then the difference of this is 0%, so deviation is 0%, that means there is no deviation। यहाँ पे डेविएशन 60% हो गया, यहाँ पे डेविएशन 20% है, और यहाँ पे डेविएशन है ही नहीं, मतलब क्लास जिस डायरेक्शन में जा रहा है आप भी उसी डायरेक्शन में हो, आपका भी ग्रोथ सेम वे में हो रहा है। सो ये बताता है कि आप अगर मान लो मार्केट बहुत पॉजिटिव जा रहा है, तो आप नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, या फिर मार्केट के फ्लो के साथ है। सो ये कंपैरिजन आप इसके थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, ये मार्केट का जनरल ट्रेंड है, आप इससे 10% जा रहे हो तो नेगेटिव जा रहे हो, उधर जा रहे हो मार्केट से भी बहुत पॉजिटिव हो आप, और अगर मार्केट के फ्लो के साथ जा रहे हैं, then there is no deviation, 0% deviation, मतलब you are flowing with market। ठीक है, सो यहाँ पे आपको देखो क्या जरूरत हुआ, डेटा है हमारे पास, you have to analyze that data, you have to represent that data, interpret some information, और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन में पॉजिटिव है, नेगेटिव है, क्या टर्म्स है, सो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी देख रहे हैं, एंड देन मेजर ऑफ वेरिएशन। इन सब के हेल्प से ही डेटा को एनालाइज किया जाता है। Got my point? कोई भी किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज अभी बताइए, एनीथिंग, इफ यू वांट टू आस्क जस्ट आस्क, कुछ भी, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बर्निंग क्वेश्चन है। हम लोग मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं, हम तो कॉमर्स के बच्चे हैं, सो मैथ्स क्यों पढ़ रहे हैं?
तो इसलिए मैंने ये बता दिया है कि इस कारण आप पढ़ रहे हो और उसी का यूज करने वाले हो। अभी भी कोई डाउट है तो बताइए। कोई बात नहीं, सोच के बताइए, अभी फर्स्ट ही क्लास है, इतना प्रेशर नहीं लेना, ठीक है? ज्यादा प्रेशर नहीं लेना, अभी फर्स्ट ही क्लास में हो, दिस इज द फर्स्ट क्लास ना। सब जो सोचो, जो पूछना है जितना कुछ, क्योंकि बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइंग वे होता है। अगर मैथमेटिक्स का यूज देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिफाइंग यूज है। तो आप बताइए, कुछ भी अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी लगता है इलॉजिकल है, देन यू कैन आस्क। और हैबिट बनाओ, अभी से बना लो हैबिट पूछने की, ठीक है? अगर अभी से आपका हैबिट पूछने का होता है, देन आगे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और कभी भी प्रॉब्लम्स को एक्युमुलेट करके बाद में मत पूछना, बेटर है आप अभी ही पूछ लो। एक मिनट चंदा, अनम्यूट करिए, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मुझे कुछ समझ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया ये बताओ? मैम क्या पढ़ा रही हैं, सिलेबस क्या है, ये सब कुछ नहीं समझ में आया। सिलेबस ही तो मैं बता रही हूँ। आप कहाँ से, कब से ज्वाइन किए हो? 1-10 में ज्वाइन किया। हाँ, तो क्या समझ में नहीं आया मुझे ये बताओ पहले, समझ में क्या नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया मैम। आपको कुछ समझ में नहीं आया था ना, कोई आंसर नहीं है, ठीक है? आप मुझे ये बताओ जो मैंने डिस्कस किया उसमें क्या समझ में नहीं आया और आपको क्या क्लियर करना है? मैम ये सब जो समझाई आप वो समझ में आ गया, ये नहीं समझ में आया कि हमको पढ़ना क्या है, क्योंकि मेरे पास बुक भी नहीं है। ठीक है, और कुछ? नो मैम। पढ़ना क्या ये समझ में नहीं आया, बट मैंने जो समझाया वो समझ में आ गया। हाँ आ गया। अच्छी कोई बात ही नहीं हो सकती। पढ़ना क्या है वो छोड़ ही दो, जो पढ़ा रहे हैं वो पढ़ो, ठीक है? सो हम लोग देखो एक चीज, एक बार इस चीज को रिपीट कर दे रहे हैं, डेटा एनालिसिस। अगर आप कॉमर्स अभी पढ़ रहे हो तो भी ठीक है, अगर नहीं भी पढ़े हैं तो भी चलेगा। अभी एक चीज आप बहुत ज्यादा सुनते होंगे, डेटा एनालिस्ट का जॉब बहुत मिलता है, सुना है कभी? मिलता है, और बहुत ज्यादा हाईली डिमांडिंग कोर्स है, या फिर अगर प्रोफेशन का हो तो वो भी है। क्योंकि अभी अगर बात करें, सब लोग क्या करते हैं, प्लान करते हैं फ्यूचर का। कोई भी अगर 90% की बात करें अभी पॉपुलेशन की, दे आर लिविंग इन फ्यूचर। कोई प्रेजेंट लाइफ जी ही नहीं रहा है, बहुत ही कम लोग हैं जो प्रेजेंट लाइफ जी रहे हैं, और 90% से ज्यादा है जो फ्यूचर में जी रहे हैं। सो फ्यूचर में जब आप जी रहे हैं तो क्या करना होगा, यू हैव टू फोरकास्ट समथिंग। 5 साल बाद ऐसा होगा, 10 साल बाद ऐसा होगा, जो भी आप अपने लिए सोचो। या फिर अभी जस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो आपने क्या सोचा होगा, 3 साल बाद ग्रेजुएशन करेंगे, ऐसा जॉब करेंगे, समथिंग लाइक ऐसा कुछ फोरकास्ट ही कर रहे हो। जब फोरकास्ट कर रहे हो तो क्या करोगे, किस बेसिस पे? कॉमर्स में आपने एडमिशन क्यों लिया? या तो आप इस फील्ड को जानते होंगे, इस फील्ड के बारे में ये जानते होंगे कि यहाँ जॉब मिल जाता है, ऐसा कुछ है, या फिर कुछ भी तो ऐसा जानते होंगे, या फिर रिकॉर्ड देखा होगा कि इस कोर्स को करने के बाद ज्यादा जॉब मिल जाता है, कुछ भी सोच कर लिया, या फिर पर्टिकुलर इंटरेस्ट, ये हो सकता है। सो पर्टिकुलर इंटरेस्ट की बात करें तो ये भी अगर देखा जाए तो इंटरेस्ट के हिसाब से भी अगर आप अपॉर्चुनिटी देखते हैं, आपको इंटरेस्ट है बट आपको जॉब अपॉर्चुनिटी ज्यादा नहीं दिख रहा है, तो क्या आप ऐसा कोर्स करोगे? करोगे? ज्यादा चांसेस है नहीं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं तो आप हमेशा उस तरह के फील्ड में जाना चाहेंगे जो कि डिमांडिंग। तो ये कहीं ना कहीं आप एनालाइज करते हैं कि इस पर्टिकुलर फील्ड में ये पर्टिकुलर चांस है, सो हम वहां पे सरवाइव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू माय इंटरेस्ट, अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, अकॉर्डिंग टू जो भी फाइनेंशियल एजुकेशनल जो भी आप बेस मान के चलो, उसके हिसाब से ही आप वो चीज कर रहे हैं। सो ये एक जो ये डेटा एनालिसिस टॉपिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, यू हैव टू एनालाइज। और कोई भी अगर आप बिजनेस की बात करें, अकाउंट की बात करें, एक्सपेंसेस की बात करें, प्रॉफिट की बात करें, तो क्या करेंगे, क्या पर्टिकुलर चेंज आ रहा है, पहले हमारा इतना बैंक बैलेंस था, वैसा हो गया है, वैसा प्रॉफिट आ रहा है, वैसा लॉस है, तो ये चीज क्या कर रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं आप। सो और डेटा है क्या, नंबर्स। सो उस नंबर्स को आप एनालाइज कर रहे हैं फॉर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन।
अगर हम बताएं आज मेरा 10 रुपए का सेल हुआ, 5 रुपए का लॉस चला गया, ऐसा कुछ, ये सब हम अगर बहुत ज्यादा एक्सप्लेन कर रहे हैं समझ में नहीं आएगा। लेकिन उसी चीज को आप एज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर कंप्यूटर के हेल्प से कंप्यूटेशन करके देखो तो नेट इतना इनकम है, नेट इतना लॉस है, ये चीज समझ में आ जाता है। तो यही चीज समझने के लिए हम लोग डेटा एनालिसिस का इस्तेमाल करते हैं। जो भी डेटा है, अमेज़न से कितने लोगों ने खरीदा है, मार्केटिंग जो भी किया है, दशहरा और दिवाली में कितना सेल हुआ, कितना इनकम हुआ, कितना लॉस हुआ। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि लोगों ने मंगवाया फिर से वापस रिटर्न कर दिया, तो वो तो इनकम हुआ नहीं, तो इनकम में वो एक्सपेंसेस में तो आ जाएगा, इतने का सेल हुआ, फिर इतना रिटर्न भी हो गया, तो नेट कितना इनकम हुआ। पता चला जितना इनकम, जितने लोग ऑर्डर किए थे सारे के सारे वापस कर दिए, बहुत ज्यादा सेल हो गया, बहुत ज्यादा रिटर्न हो गया, बट नेट वर्थ क्या होगा, दैट इज जीरो। सो आपको इस चीज को समझना होगा, क्या सेल हुआ तो कितना इनकम हुआ होगा। अगर एज अ कंपनी आप जैसे सपोज आप अमेज़न आपकी ही कंपनी है, आप एनालाइज कर रहे हो, फ्लिपकार्ट है, तो उसका क्या कर रहे हैं कि एनालिसिस कर रहे हैं कितना इनकम है, कितना लॉस, उसके अकॉर्डिंग कितने लोगों को वो जॉब दे सकता है, सो कितना उसका इनकम है और क्या बिजनेस एक्सपैंड कर सकता है, ये सब चीज एनालाइज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डेटा। ह्यूमन एक्टिविटी कैसा है, कितने लोगों का, सपोज कोविड का देखें तो इस पर्टिकुलर मंथ में इतने लोगों की डेथ हुई, इतने लोग सरवाइव कर पाए, तो ये सब डेटा क्या कर रहे हैं, हम लोग स्टडी कर रहे हैं फॉर गेटिंग सम इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन गेन करने का एक तरीका है जो कि हम डेटा एनालिसिस के थ्रू कर रहे हैं टू इंटरप्रेट समथिंग, और उस इंफॉर्मेशन का हम लोग यूज करेंगे फर्दर, जो भी हमारा कुछ प्रॉफिट हो, लॉस हो, जो भी, तो किस तरह की चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं जहां प्रॉफिट होने वाला है, बस यही चीज है। चंदा, वेयर आर यू नाउ? क्लियर हुआ कुछ, क्यों पढ़ रहे हैं? चंदा, you can unmute yourself, tell me. Yes, ma'am. Okay. ठीक है, सो ये डेटा एनालिसिस वाला पोर्शन। अब देखो डेटा एनालिसिस मैंने 3 सेक्शन में कहा है, तो ये सबसे बेसिक है और सबसे इंपॉर्टेंट, ऐसा क्या वो फंडामेंटल है। फिर इसके बाद अगर आप जाओगे तो नेक्स्ट है कोरिलेशन एनालिसिस। सो कोरिलेशन एनालिसिस को एज अ डिस्कशन में आप समझ सकते हैं, एनालिसिस वर्ड इज सेम, क्योंकि यहाँ पे एनालिसिस का वही एनालिसिस है, यू हैव टू एनालाइज समथिंग। कोरिलेशन वर्ड इज टॉकिंग अबाउट relation of variables. Alka, Ankit and Ahmad, just turn on your camera. ठीक है, सो एनालाइज करना है। कोरिलेशन वर्ड इज, रिलेशन वर्ड तो पता है, आप दोनों फ्रेंड है या फिर बन गए हैं, तो काइंड ऑफ रिलेशन। सपोज आप दोनों बात बिल्कुल नहीं करते और अगर आप कुछ भी बोलते हो वो बिल्कुल उसको अपोज करता है, क्या होगा, रिलेशन है, मतलब यहाँ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, दैट मींस देयर इज अ रिलेशन। बट वो रिलेशन क्या है, क्या वो पॉजिटिव रिलेशन है, दैट इज नेगेटिव रिलेशन। ठीक है, सो पॉजिटिव रिलेशन है जब आप लोग दोनों स्मूथली बात कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा से हो रहा है, देन दैट इज पॉजिटिव काइंड ऑफ रिलेशन। अगर हॉस्टाइल है, दैट मींस देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। अगर इसी चीज को डेटा के टर्म में बात करो, ये जनरल फॉर्म है जो आप समझ सकते हो। उसके बाद अगर डेटा के टर्म में बात कर रहे हो, तो जैसे जैसे इंक्रीमेंट हो रहा है, सपोज जैसे जैसे कोविड बढ़ा, सेल ऑफ मेडिसिन बढ़ गया, सेल ऑफ ऑक्सीजन बढ़ गया है। सो जैसे जैसे कोविड का केसेस बढ़ रहा है, मेडिसिन भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के इंक्रीमेंट से दूसरा भी इंक्रीज कर रहा है, दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन, बोल सकते हैं। ठीक है, क्लियर है? सो पॉजिटिव रिलेशन है। सो अगर मार्केट का सेल सपोज फेस्टिव सीजन में है, तो फेस्टिव सीजन, विंटर सीजन में अगर बात करें वूलन क्लॉथ के सेल का, सो जैसे जैसे विंटर सीजन इंक्रीज कर रहा है, सेल ऑफ वूलन क्लॉथ भी इंक्रीज करेगा। सो दैट मींस देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन वूलन क्लॉथ एंड विंटर सीजन की बात करें। इसी तरह अगर समर सीजन की बात करें, कोल्ड ड्रिंक का सेल बढ़ जाता है, कॉटन कपड़े हैं उसका सेल बढ़ जाता है। सो ये चीज एक रिलेशन बताता है मार्केट में डेटा के टर्म में कि किस तरह का रिलेशन होगा, एक के इंक्रीमेंट से दूसरे पे क्या इंपैक्ट आएगा। सो दिस इज कोरिलेशन। कोरिलेशन मींस देयर इज अ रिलेशन बिटवीन टू, तो वेरिएबल x अगर कोई है, दूसरा वेरिएबल y है, विंटर अगर फर्स्ट वेरिएबल है x, तो सेल ऑफ वूलन क्लॉथ जो है वो y वेरिएबल है, एंड देयर इज अ रिलेशन बिटवीन x एंड y, दैट इज कोरिलेशन। क्योंकि जैसे विंटर
भी वुलन क्लॉथ से रिलेटेड है। सो देयर इज कोरिलेशन, ठीक है, टू वे रिलेशन है। सो रिलेशन वर्ड आ गया, कोरिलेशन वर्ड आ गया। इस रिलेशन के बेसिस पे आप क्या बिजनेस को एनालाइज नहीं कर सकते? कॉटन कपड़े का अभी अगर सेल करोगे आप ठंड के मौसम में, क्या वो होगा कॉटन? नहीं होगा। मतलब देयर इज अ नेगेटिव रिलेशन। आप बता सकते हैं कि अभी आप एनालाइज करके ही बता सकते हो, ऐसे इसमें एनालाइज करने का जरूरत नहीं है, जनरल समझ में आ जाता है कि इस समय वुलन क्लॉथ का सेल ही होगा, कॉटन क्लॉथ का सेल बहुत ही कम या फिर ना के बराबर होगा, ठीक है। सो ये हम एनालाइज कर सकते हैं। सो विद द हेल्प ऑफ कोरिलेशन दो अलग अलग वेरिएबल के बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसका सेल करेंगे, किस पर्टिकुलर सिचुएशन में क्या होगा। सो ये एनालाइज करने का तरीका है। अगर इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है सपोज, तो क्या आपका जो भी मार्केट होगा क्या वो भी एक्सपैंड करेगा? अगर कोई पर्टिकुलर रूल पूरे कॉलेज के लिए इंप्लीमेंट होता है तो क्या आपके लिए इंप्लीमेंट नहीं होगा? क्योंकि आप उसी में कहीं ना कहीं आ रहे हैं। सो कॉलेज का रूल होगा वो आपके लिए क्या है, देयर इज अ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन यू एंड कॉलेज रूल जो भी हो। सो उस पर डिपेंड करता है। सो अगर किसी पर्टिकुलर वेरिएबल पे दूसरा वेरिएबल डिपेंड करता है देन देयर इज पॉजिटिव कोरिलेशन, ठीक है। सो ये हमें अब उसी कोरिलेशन के बेसिस पे यू हैव टू एनालाइज, यू हैव टू टेक डिसीजंस। सो एनालिसिस वर्ड आ गया, ठीक है। सो डेटा एनालिसिस और कोरिलेशन एनालिसिस यही है। अगर कुछ पूछना है तो बोलो, देन हम लास्ट में जाएंगे उस सेक्शन पे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नहीं समझ में आया बोलो, कुछ भी बोल सकते हो, आज पूछ लो जो पूछना, आगे भी पूछना, बट आगे पूछोगे तो वो स्पेसिफिक होगा, टॉपिक स्पेसिफिक होगा, ठीक है, सब्जेक्ट स्पेसिफिक होगा, टॉपिक स्पेसिफिक होगा। आज जो भी पूछ रहे हो वो पूरा जनरल टर्म है जो पूरे ही इस पेपर को आपको कवर कर लेगा। क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, क्या जरूरत है, लाइक एवरी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा आपको। और बाद में पढ़ोगे तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को पढ़ेंगे, इस पर्टिकुलर टॉपिक में जो भी स्पेसिफिक टर्म्स पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछेंगे और उसी के बेसिस पे आपको आंसर मिलेगा। और अभी पूछते हो तो वो पूरा जनरल टर्म मिल जाता है। बस यही डिफरेंस है दोनों में। कुछ पूछना है? नहीं? ऑनलाइन में किसी को हैंड रेज कर सकते हैं? चलो बहुत अच्छी बात है, समझ में आ गया। अब इसके बाद का जो टॉपिक है वो थोड़ा, इनफैक्ट थोड़ा क्या कहा जाए, टोटली डिफरेंट है इन दोनों से। ये दोनों जो टर्म है वो क्या है, पास्ट में। सपोज डेटा कब मिलेगा आपको, जो पास्ट रिकॉर्ड है वो आपने पहले जो एग्जाम्स दे दिया उसका रिकॉर्ड, पहले बिजनेस कोई कंपनी 2000 सपोज 1999 में स्टैब्लिश हुई थी, अब उसका रिकॉर्ड्स पिछले 20-21 साल 22 साल, ये रिकॉर्ड आप क्या एनालाइज कर रहे हो। तो ये जो भी था वो पास्ट में हो चुका है और उस डेटा को आप स्टडी कर रहे हैं। कोरिलेशन में भी क्या कर रहे हैं, पास्ट में हो चुका है और डेटा को स्टडी कर रहे हैं। बट द लास्ट टॉपिक इज फ्यूचर में होगा और आपको अभी उसका जो भी एस्टिमेशन या फिर जो भी आप उसको बता सकते हो एनालाइज करके विदाउट एनी इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन आपके पास नहीं होगा इन दैट केस, ठीक है। सो वो जो टर्म है, पहला टर्म तो समझ में आ ही रहा होगा, दिस इज प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी जो है वो कब आता है, जब कोई भी इवेंट फ्यूचर में होने वाला है और आप उसको अभी प्रिडिक्ट करते हैं। कॉइन टॉस करेंगे तो रिजल्ट आएगा। सपोज एग्जाम देंगे तो क्या होगा, इधर पास होंगे या फिर फेल होंगे, कुछ थर्ड ऑप्शन है तो बताओ। नहीं, या तो आप पास करोगे या तो फेल करोगे। ये कब होगा, जब आप एग्जाम दोगे। तो एग्जाम आप बाद में दोगे, उसका रिजल्ट आउटकम आइदर पास और फेल होने वाला है। ये रिजल्ट आप अभी सोच रहे हैं। जैसे जैसे पढ़ोगे पास होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग सक्सेस जो भी है वो रिजल्ट आने का चांसेस बढ़ेगा। बट जैसे जैसे नहीं पढ़ो बिल्कुल भी तो क्या होगा, फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो ये हम क्या कर रहे हैं, वी आर एनालाइजिंग, हम सोच रहे हैं ऐसा हो सकता है। हमारे पास कोई पास्ट रिकॉर्ड नहीं है, आप पास में फेल हुए थे, आप पास हुए थे, हमें नहीं पता। बट आप अभी एग्जाम दोगे तब पास होगे या फेल होगे, ये स्टडी अगर हमें करना है तब हम प्रोबेबिलिटी में जाते हैं। और उस प्रोबेबिलिटी का डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है
वो हमारा प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक है, जो कि बहुत थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा इन सारे टॉपिक्स। उसके लिए कंप्लीट मैथमेटिक्स का प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए। देन आपको उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमें जब डिस्कस करना होगा तब वो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट बनता है। बट इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं, ये जो 2 सेक्शन है वो सेक्शन बता रहा है पास्ट रिकॉर्ड का, ठीक है, पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे फ्यूचर प्रेडिक्शन, और ये सिर्फ और सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन ही है। तो ये जब भी होगा तो डेटा के टर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, और वो जब भी होगा तो प्रोबेबिलिटी के टर्म में इंफॉर्मेशन होगा, ठीक है। सो अगर मार्केटिंग के बेसिस पर, लेकिन ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर उस टर्म से अगर आप कुछ भी सिंप्लीफाई करते हैं तो वो ज्यादा रियलिस्टिक होता है एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। लेकिन ये लोगों को ज्यादा समझ में आ सकता है एज कंपेयर टू दैट वन। सो अगर आप कभी भी मैथमेटिक्स में जो बिजनेस स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हैं तो आपके पास इंफॉर्मेशन 2 टर्म में होते हैं, या तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी या फिर इन टर्म्स ऑफ डेटा। सो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी इंफॉर्मेशन है तो आप उसके थ्रू एनालिसिस करोगे, इंटरप्रेट करोगे रिजल्ट, या फिर जो कुछ भी बताने वाले हो उसके बेसिस पे होगा। लेकिन अगर इन टर्म्स ऑफ डेटा है देन जो भी आप एनालाइज करेंगे वो प्रीवियस रिकॉर्ड के बेसिस पे ही होगा, वो फ्यूचर से बहुत ज्यादा रिलेट नहीं करेगा। इतना ज्यादा तो पहले ऐसा कुछ था, कोविड नहीं था, जैसे लाइफ चल रही थी, अचानक से ये केस आ गया, तो इस तरह से क्या हुआ, सारा सिनेरियो ही बदल गया। तो ये सिनेरियो को डिस्कस नहीं कर सकता है ये, हालांकि वो भी बहुत हद तक नहीं करेगा, क्योंकि रियल लाइफ और जो भी आप रूल्स सेटअप कर रहे हैं दोनों डिफरेंट होता है। हमेशा एग्जैक्टली वही हैपन नहीं होने वाला जो आप सोच के रखे थे। हो सकता है बहुत कुछ सोच के रखे हो, 3 साल बाद ऐसा होगा, ये होगा, 5 साल बाद ये करने वाले, बट हो सकता है वैसा कुछ भी ना हो। तो मैथमेटिकली 50% चांस है इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी कि आप जो सोच रहे हैं वो होने वाला है, सक्सेस फेलियर, वो सक्सीड होगा या फिर वो कंप्लीटली फेल होने वाला है, कोलैप्स कर जाएगा। ये 2 केसेस है, तो ये दोनों केसेस को वो डिस्कस कर सकता है। लेकिन ये जो है वो एक्सपीरियंस के बेसिस है, पास्ट रिकॉर्ड है। अब तक आपका बहुत अच्छा मार्क्स आ रहा है तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे भी अच्छा मार्क्स आएगा, इस साल भी अच्छा आएगा, तो ये डेटा के बेसिस पे ये है। बहुत अच्छा सेल हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का, तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर भी होगा, फिर नेक्स्ट ईयर भी होगा। तो ये हमारा एक्सपेक्टेशन है जो एक्सपीरियंस पास्ट रिकॉर्ड के बेसिस पे है, और वो फ्यूचर प्रेडिक्शन है जिसमें पास्ट रिकॉर्ड का कोई यूज नहीं है। बस ऐसा होगा एंड यू आर एनालाइजिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन and expressing that all in terms of probability. So probabilistic approach अगर कहा जाए तो वो बहुत ही ज्यादा relevant होता है, बहुत ही ज्यादा useful होता है, but वो use करना बहुत ही मुश्किल है, ठीक है। लेकिन ये ऑलमोस्ट सबको समझ में आ सकता है। तो कोशिश करिएगा कि ये हमारे पास ये तो तैयार हो जाओ आप लोग कि जब भी आप जो भी टॉपिक पढ़ने वाले वो सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात करेगा। नंबर है, डेटा एनालाइज करना है, तो पहले तो आप डेटा लाओ, फिर उसको एनालाइज करोगे ना। तो एनालिसिस, रिप्रेजेंटेशन, जो भी कुछ होगा हमेशा इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ही ये बात करेगा। थ्योरेटिकली थोड़ा बहुत एक्सप्रेशन पढ़ सकते हैं, सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, मीडियन क्या है, मीन क्या है, तो एक एक्सप्रेशन मैथमेटिकल डेफिनेशन मिल जाएगा, और उस डेफिनेशन पे आपको मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। सो विदाउट कॉपी पेन एक दिन भी आप नहीं पढ़ सकते, रोज प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आधे घंटे ही पढ़ो, बट आधे घंटे पूरे कंसंट्रेशन के साथ, फुल डिवोशन के साथ पढ़ो। उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है पूरे पेपर में। लेकिन अगर रेगुलरिटी मेंटेन नहीं करते हो, रोज आधे घंटे नहीं पढ़ते हो, तब क्या होगा मुझे भी नहीं पता, ठीक है, कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज यहाँ कंसिस्टेंसी की जरूरत है, रेगुलरिटी की जरूरत है। अगर आप रेगुलर कर रहे हो ना, कोई एक ही चीज मान लो एडिशन कर रहे हो, अगर वो चीज पता है, रोज कर रहे हैं, तो वो आपका हैबिट बन जाएगा, तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन बहुत ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। लेकिन अगर वो हैबिट नहीं बनता है देन फिर वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो ये चीज आज आप फर्स्ट क्लास से ही मूड बना लीजिए, एकदम सोच लीजिए, अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लीजिए कि आधे घंटे रोज टाइम एटलीस्ट बिजनेस मैथमेटिक्स वाले इस पेपर को आपको देना है, ठीक है। कर सकते हो, इतना लगता है
इन लोगों को भी अनम्यूट कर देते हैं। जो भी बोल सकते हो अनम्यूट करके खुद को बोल सकते हो, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो या फिर कुछ भी पूछना है बताइए। तो इतना कर लेंगे आप लोग, रोज आधे घंटे पढ़ लेंगे पक्का? उन्होंने नहीं कहा, यू पक्का श्योर हो? अगर नहीं किए तो पनिशमेंट का भी प्रोविजन है, वो भी मिलेगा। और पता चला आप काम करने से जितना मेहनत नहीं पढ़ने वाला था, पनिशमेंट में और ज्यादा पढ़ने वाला है। पता चला आपको आधे घंटे पढ़ा था, दूसरे दिन 4 घंटे पढ़ना पड़ जाए, तो ऐसा भी हो सकता है। सो बेटर है फ्लो के साथ चलिए और सीक्वेंशियली करो। मैंने कहा ना, प्रॉब्लम से एक्यूमुलेट मत करना। जो भी प्रॉब्लम हो आज ही पूछ लो, आज नहीं तो कल पूछ लो। अगर बहुत ज्यादा एक्सटेंड है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लीजिए, लेकिन उससे ज्यादा मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि अगर डाउट ज्यादा एक्यूमुलेट होता जाएगा तो जो आगे का पोर्शन हम पढ़ाएंगे वो समझ में ही नहीं आएगा, और आएगा भी तो वो कहीं ऊपर ऊपर से चला जाएगा, ठीक है? सो इसलिए कोशिश करना सीक्वेंशियली, रोज मतलब रोज, ठीक है, अच्छे से। सो इतने पूरे टॉपिक में नंबर्स को डिस्कस करना है। कॉपी पेन लीजिए, शुरू करिएगा। नेक्स्ट क्लास में हम डेटा एनालिसिस का कुछ प्रेजेंटेशन, ये अभी आज मैंने डिस्कस कर दिया कि आप लोग एक मेंटली प्रिपेयर कर लो खुद को कि कैसे शुरू करना है, इस टॉपिक को कवर करने के लिए क्या हमारा तरीका होगा। सो वो समझ में आ जाएगा। देन हम लोगों को अब डेटा एनालिसिस में डेटा प्रेजेंटेशन, डेटा क्या है, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जो भी आज मैंने बताया जो बेसिक चीज, वही चीज करने वाले हैं, उसका प्रेजेंटेशन करेंगे। देन आगे उसी को यूज करने वाले हैं, सेंट्रल टेंडेंसी एंड ऑल, फिर उसके ऊपर समझने वाले, ठीक है? अब आप लोग को कुछ भी पूछना है तो बोलो। अब आप लोग क्या क्वेश्चन का सेक्शन है? लास्ट 10 मिनट आपके लिए है, बताइए। कुछ भी नहीं पूछना, नथिंग। या तो कुछ क्वेश्चन नहीं है, या तो कुछ भी समझ में नहीं आया, या फिर कुछ ज्यादा ही समझ में आ गया। हाँ बोलिए। प्रोबेबिलिटी डी आप देखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज डिस्ट्रीब्यूशन। Probability is distributed in different segments. So different segmentation को हम लोग distribution बोलते हैं. That is probability distribution. And उसके बाद estimation है. Estimation तो बहुत ज्यादा ऊपर चला जाता है, but तब तक ये सब अगर समझ लोगे तो फिर वो समझ में आ जाए। और कुछ? Nothing. तुमको भी नहीं कुछ पूछना? हाँ? हाँ तो कुछ भी और जो जनरल टर्म जानना चाहते हो, क्योंकि एक चीज जब आपको पता है कि आपको ये करना है तो ऑलमोस्ट आपके सवाल दिमाग में कुछ ना कुछ तो आता रहेगा, ऐसा करेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, क्या कॉम्प्लेक्सिटी है नहीं है, वो चीज समझ में आ जाता है। इसलिए मैंने पूछा। एक चीज समझ में नहीं आया, यहाँ पे कैलकुलेशन ज्यादा होगा इस क्वेश्चन में। डेटा एनालिसिस, कोरिलेशन एनालिसिस में एडिशन करो, ऐड करो सारे, जैसे अभी एग्जांपल जो मैंने दिए सारे वेंडर का रोज का इनकम ऐड करो, फिर डिवाइड करो 30 से, तो कैलकुलेशन ज्यादा होगा। तो यहाँ मैं बता दूं कैलकुलेशन से भी आप लोग पता नहीं समझे नहीं, डरोगे, यहाँ पे कैलकुलेशन से डरने की जरूरत नहीं है। इस पेपर में आपको कैलकुलेटर अलाउड होगा, ठीक है? सो आपका काम कैलकुलेशन करना यहाँ नहीं है, एनालाइज करना है, एनालिसिस करना, समझना, कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। कैलकुलेशन में आपको उलझा के रखने के लिए पेपर नहीं बनाया गया, ये पेपर उसके लिए डिजाइन नहीं किया हुआ। कैलकुलेशन के लिए आप कैलकुलेटर का हेल्प ले लो, जो करना है, जो स्टेप्स है, जो मीनिंग आ रहा है, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, वो समझना आपका मेजर टास्क है। कैलकुलेशन करना आपका मेजर टास्क नहीं, वो उसके लिए कैलकुलेटर अलाउड है। तो इस हिसाब से तो आपका कैलकुलेशन आधा हेडक अब खत्म है ना, क्योंकि कैलकुलेशन अगर कैलकुलेटर करेगा तो आपको बहुत ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना है। यूज कर रहा है देन क्यों यूज कर रहा है वो समझना है, मैंने ऐड ही क्यों किया, सब्सट्रैक्ट क्यों नहीं किया, तो ये चीज समझना है। इसलिए आप वो चीज सेटअप करने में दिमाग अपना लगाओ, कैलकुलेशन में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है, वो कैलकुलेशन कैलकुलेटर करेगा और वो एग्जाम में भी अलाउड है।
ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड नहीं करोगे, क्लास में करोगे, ऐसा नहीं है। एग्जाम में भी कैलकुलेशन के लिए ये इस पेपर में आप ले जा सकते हो, बाकी पेपर में नहीं मिलेगा, इस पेपर में। सो अब समझ में आ गया, सब तो काम करेगा कैलकुलेटर, आपको सिर्फ एनालाइज करना है, इंटरप्रेट करके रिजल्ट लिखना है। ठीक है, अभी भी कोई डाउट नहीं? मतलब सब ऊपर से जा रहा है तुम लोगों को, या फिर सब कुछ ही क्लियर हो गया, या फिर पूरा ही क्लियर हो गया? क्या है बताओ, क्लियर है? ओके, ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एवरीवन, जस्ट से यस अगर समझ में आ गया है, नहीं आया है तो वो भी बताइए। यू ऑल कैन अनम्यूट योरसेल्फ। सुष्मिता समझ में आ गया? रोल नंबर 1 अनम्यूट करके बोले। आपकी आवाज नहीं आ रही है तो म्यूटेड हो, अनम्यूट बटन दबाइए पहले, देन हाँ बोलो। समझ आ गया। आ गया। यस अभिषेक, अंशिका, किसी के पास कोई क्वेश्चन नहीं है? कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में सोच के रखना क्या पूछना है, ठीक है? ओके देन। एक मिनट जस्ट वेट। 14 तो जून पे बन ही जाएगा, बट चलो ठीक है फिर, आई एम गोइंग टू एंड अप दिस सेशन नाउ।